गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होती है? देखिए, एक होती है डिमांड की डेफिनेशन, एक होता है कंसेप्ट ऑफ डिमांड। दोनों में फर्क है। कंसेप्ट ऑफ डिमांड में वो कहता है कि डिमांड जो है उसमें 3 एलिमेंट होने बहुत जरूरी है। 3 एलिमेंट होने उसमें बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से हैं 3 एलिमेंट? सबसे पहले तो होती है किसी भी चीज़ को खरीदने की डिज़ायर, हमारी इच्छा। दूसरी होती है एबिलिटी, हमारे में योग्यता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें आती है विलिंगनेस टू स्पेंड, खर्च करने की इच्छा। अगर ये 3 एलिमेंट होते हैं तो डिमांड होगी। अगर 3 में से एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो आपकी डिमांड नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मेरी डिजायर है कि मेरे पास आईफोन हो, ठीक? अब ये मेरी डिजायर है। फिर दूसरी चीज है कि मेरे में एबिलिटी भी होनी चाहिए, मेरे पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए कि मैं वो आईफोन खरीद सकूं, वो भी है, मान लो। तीसरी आती है विलिंगनेस टू स्पेंड, खर्च करने की इच्छा। अब मैं आईफोन लेना चाहती हूँ, मेरी डिजायर है, मेरे में एबिलिटी भी है, मैं अगर कंजूस हूँ, पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो डिमांड कहाँ से बनेगी किसी चीज की? डिजायर और एबिलिटी तो है, पर विलिंगनेस टू स्पेंड, खर्च करने की इच्छा नहीं होती। कई जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना आपस में, जब कहीं बाहर घूमने वगैरह जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, पार्टी वगैरह करते रहते हैं जैसे। लेकिन एक आधी आपको आपकी फ्रेंड ऐसी मिलती है जो पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। वो सोचती है ये तो वेस्टेज है, क्यों वेस्टेज करनी मनी की। तो इट मीन्स वो डिमांड नहीं कर पाएगी। इन 3 में से एक भी एलिमेंट अगर नहीं है, अब कोई पुअर है, गरीब है, उसकी इच्छा है कि उसके पास एक आलीशान कार हो, ठीक है, डिजायर होगी, एबिलिटी उसमें नहीं है, लेकिन वो अगर उसको ये है कि अगर उसकी कहीं से कोई लॉटरी वगैरह लग जाती है तो वो कार खरीद लेगा, यानी विलिंगनेस टू स्पेंड भी है उसमें, लेकिन उसमें एबिलिटी नहीं है तो डिमांड नहीं हो पाई। तो तीनों एलिमेंट जब मिलते हैं तब डिमांड बनती है। अगर 3 में से एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो वो डिमांड नहीं बन पाएगी। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ डिमांड। याद रखना, ये कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट पूछा जाता है, डिमांड के एलिमेंट पूछे जाते हैं, तो ये 3 एलिमेंट होते हैं डिमांड के, ठीक है? डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस टू स्पेंड। यानी डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय ए कमोडिटी backed with sufficient purchasing power, it means ability। sufficient purchasing power का मतलब क्या है? ability and willingness to spend। बुक में आपको ये रेड लाइन में डेफिनेशन भी दी हुई है। डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय ए कमोडिटी backed with sufficient purchasing power and willingness to spend। तो ये 3 एलिमेंट अगर होते हैं तो डिमांड बनती है। 3 में से एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो फिर आपकी डिमांड नहीं बन पाएगी। फिर वो कहता है एक डिमांड होती है और एक आपकी क्वांटिटी डिमांड होती है। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझना। डिमांड रेफर्स टू different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to purchase or buy at different possible prices of that commodity। किसी commodity के different prices पर डिफरेंट क्वांटिटीज को खरीदने के लिए जब एक कंज्यूमर तैयार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को वो परचेज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। दोनों में दोबारा से बता रही हूँ, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। डिमांड होती है डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना।
क्वांटिटी डिमांड होती है स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज करना, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। डिमांड क्या है? डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना। और क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को परचेज करना, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या है? एक एग्जांपल से समझो। कोई वाटर बोतल है, ठीक? अब वाटर बोतल अगर आपको 500 की मिलती है, आपने ये क्या कर रखा है? डिसाइड कर रखा है एक पर्टिकुलर प्राइस। अगर 500 की वाटर बोतल मिल जाती है मिल्टन की, तब तो आप उसके 2 पीस खरीदोगे, 2 वाटर बोतल ले लोगे, एक अपने लिए एक अपनी फ्रेंड के लिए। लेकिन अगर 500 से महंगी होती है तो आप सिर्फ एक ही पीस लोगे उसका। अब क्या है? स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी आपने कर दी ना। तो ये क्या हो गया आपकी? ये क्या बन गई आपकी? क्वांटिटी डिमांड। डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज को खरीदते हो तो वो क्या हो जाता है? प्राइस है 1 2 3 4 5, क्वांटिटी है 5 4 3 2 1। तो ये क्या बन गई आपके? डिमांड। डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना, ठीक है। इसके बाद आती है डिमांड शेड्यूल। दो तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। जो हमने ये बनाई है ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। ये आपकी क्या है? ये आपकी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज ए शेड्यूल विच शो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल refers to the schedule of an individual that a consumer is ready to purchase different quantities of a commodity at different possible prices। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जो एक सिंगल कंज्यूमर जो है वो डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करता है, तो वो टेबल जो होती है जो शो करती है डिफरेंट प्राइसेस और डिफरेंट क्वांटिटीज को सिर्फ एक सिंगल बायर के, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। दूसरी इसमें आती है आपकी मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होते होते? जैसे कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, या अपनी फ्रेंड्स के नाम भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये है प्राइसेस। जब प्राइसेस 5 है तो एक कंज्यूमर उसकी सिर्फ 1 क्वांटिटी खरीदता है, बी उसकी 2 खरीदता है और सी उसकी 3 यूनिट खरीदता है। तो मार्केट डिमांड क्या होगी? इनको प्लस करो, 3 2 1 6 हो गई, ठीक। जब प्राइसेस 4 हो जाते हैं, वो इसकी 2 खरीदता है, ये 3 और ये 4, 3 2 4, 4 और 3 7 और 2 9, मार्केट डिमांड कितनी होगी? 9। इंडिविजुअल को जब समेशन कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? मार्केट डिमांड। प्राइसेस 3 हो जाते हैं तो ये इसकी 3 खरीदता है, ये इसकी 4 खरीदता है और ये इसकी 5 खरीदता है, तो हो गई
12, प्राइसेस 2 हो जाते हैं, वो इसकी 4, ये 5 और ये 6, ये हो गया 15। प्राइसेस फर्दर कम होके 1 हो जाते हैं, सपोज करो 1, तो वो खरीदता है 5, वो 6 और वो 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18। तो इस तरह से जो सभी बायर्स की डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज की गई है, उसका सम टोटल जो रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या कहते हैं हम इसको, मार्केट डिमांड शेड्यूल। सभी बायर्स मिलकर डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। याद रखना, आपकी जो बुक है उसमें 2 का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 ही कंज्यूमर बताए हुए हैं, ए और बी। मैंने जो है 2 की बजाय कितने ले लिए हैं, 3 ले लिए इसमें, 1 2 और 3। ठीक, तो ये जो शेड्यूल है ये क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। और 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ये क्या थी, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल थी, कि एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी परचेज करता है, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और सभी बायर्स की जो शो करती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगला टॉपिक आता है आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। सबसे पहले तो डिमांड कर्व होता क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। जब हम इस डिमांड शेड्यूल को डायग्राम में शो कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डिमांड कर्व बन जाता है। अगर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को डायग्राम में शो करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल को डायग्राम में शो करेंगे तो मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। चलिए अब एक कर्व बना के दिखाते हैं हम आपको। ये आपका OX, ये आपका Y, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर आपके प्राइसेस। डिमांड शेड्यूल में देखो जब प्राइसेस 1 है तो डिमांड कितनी है, 5 की, तो ये आ गया 1 पर 5 का पहला पॉइंट। 2 है तो 4, ये दूसरा पॉइंट। 3 है तो 3, 4 है तो 2 और 5 है तो 1। इस तरह से इन सभी पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन करते हैं तो बन गया हमारा डिमांड कर्व। और ये कैसा बना, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सिंपली अगर हम सिंपल में कहें तो ये जो है ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व है आपका। ठीक है, डी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या शो करता है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी प्राइसेस इंक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीज। तो प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। किसी भी रिलेशन का नेगेटिव कब कहा जाता है, दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को, जब एक इंक्रीज हो और दूसरा डिक्रीज। यानी जब दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस टाइम उन दो वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशन, इनवर्स कोरिलेशन इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो ये था इंडिविजुअल डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। जब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को डायग्राम में शो करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाएगा। जब मार्केट डिमांड शेड्यूल को हम डायग्राम में शो करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। अब देखो बुक में आपको पहले ए का फिर बी का फिर दोनों का कंबाइन करके इकट्ठा मार्केट डिमांड कर्व बना के दिखाया हुआ है। जैसे ए के जब प्राइसेस 1 है तो वो कितनी यूनिट खरीदता है, 4 यूनिट। प्राइसेस 2 है तो वो 3 यूनिट। प्राइसेस 3 है तो वो 2 यूनिट। और प्राइसेस 4 है तो वो 1 यूनिट परचेज करता है। ये ए का बना दिया। फिर बी का बना दिया कि जब प्राइसेस 4 है तो वो कितनी, प्राइसेस 1 है तो वो कितनी लेता है, 5।
2 हो जाती है तो 4, और 3 हो जाते हैं तो 3, और 4 हो जाता है तो 2 का करता है। इसका बना दिया, सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये बन गया बी का डिमांड कर्व। अब इन दोनों का कंबाइन करके तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा सा आपका क्या होता है, फ्लैट बनता है, ऐसे फ्लैट बनता है। क्यों बनता है ये, क्योंकि इसमें सारी डिमांड्स ऐड होती हैं, इसलिए ये थोड़ा सा फ्लैट बनता है, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, ये याद रखना। तो ये था इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। फिर इसमें आता है आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हमें पता है कि डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा डिमांड फंक्शन, डेटर्मिनेंट और ऑफ डिमांड। इसको डिमांड फंक्शन कहो या डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहो। अब ध्यान से समझना, इसमें वो क्या कह रहा है, डेटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। दो तरह का हमारा डिमांड होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है हमारी मार्केट डिमांड। तो जो फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो इंडिविजुअल डिमांड के डेटर्मिनेंट हो गए, और जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो मार्केट डिमांड के हो गए। एक चीज याद रखना, जो इंडिविजुअल के हैं वो आपके मार्केट के भी होंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट हमारी किसको मिलाकर बनी है, इंडिविजुअल को मिलाकर तो हमारी मार्केट बनी है ना। तो जो इंडिविजुअल के होंगे वो हमारे मार्केट के भी होंगे, इस चीज को याद रखना। तो सबसे पहले देखो दिया हुआ है डी एक्स, यानी कि एक्स कमोडिटी की जो डिमांड है वो किसका फंक्शन है जी, यानी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, पी एक्स, एक्स कमोडिटी के प्राइसेस पर, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई कंज्यूमर की इनकम, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और ई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इन सब फैक्टर्स पर जो है वो डिमांड डिपेंड करती है। एक्स कमोडिटी के प्राइस, रिलेटेड गुड्स के प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ई से क्या दिया हुआ है आपका, एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है। तो इन पांचों डिटर्मिनेंट को हम डिटेल में करेंगे, लेकिन वो टॉपिक जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ इसलिए डेली का काम साथ के साथ करना है, इसको आपने पेंडिंग नहीं रखना, ठीक है।